सिर्फ प्लांट। रेडी सभी? चलो भाई आ जाओ और ध्यान से समझो अब सब कुछ। प्रोटीन और अमीनो एसिड की बात करनी है, सभी ध्यान से समझे। देखो, बोलूं कि सेल में वाटर के बाद सबसे ज्यादा जो है वो प्रोटीन है ना? और प्रोटीन बनाने के लिए जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या है उसकी बात कर लेता हूं मैं। एक सेकंड, दिखता रहेगा इधर। ठीक है, चलो। प्रोटीन बनाने के लिए जो एसेंशियल एलिमेंट्स चाहिए वो क्या क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इनके बिना प्रोटीन नहीं बन सकता। सही है? ये एसेंशियल एलिमेंट है प्रोटीन के। लेकिन देखा यह भी गया है कि मोस्ट ऑफ द प्रोटीन में सल्फर होता है। मोस्ट ऑफ द प्रोटीन में सल्फर होता है। हाँ, सल्फर के बिना प्रोटीन बन जाएगा, लेकिन मिथियोनिन और सिस्टीन में सल्फर होता है ना, तो मोस्ट ऑफ द प्रोटीन में सल्फर भी देखा गया है। और कुछ प्रोटीन में आयोडीन, आयरन और फॉस्फोरस भी होता है, प्रेजेंट इन सम प्रोटीन। कुछ प्रोटीन में आयरन, आयोडीन, फॉस्फोरस। मैंने पता है क्या दिया है आपको? प्रियोरिटी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन प्रोटीन। प्रियोरिटी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन प्रोटीन। मेरा कहने का मतलब ये, देखो, इनके बिना प्रोटीन बन सकता है, राइट? लेकिन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के बिना प्रोटीन नहीं बन सकता। ठीक? क्या मैं बोल सकता हूं प्रोटीन आर हेटेरोपॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड? 20 टाइप ऑफ एमिनो एसिड से प्रोटीन बनता है। अप्रोक्स 300 तरह के अमीनो एसिड देखे जा चुके हैं। अप्रोक्स 300 टाइप्स के अमीनो एसिड देखे जा चुके हैं। लेकिन जो अमीनो एसिड प्रोटीन बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं वो सिर्फ 20 टाइप्स के हैं। अब वो 20 अमीनो एसिड जो है उनमें से 10 है एसेंशियल और 10 है नॉन एसेंशियल। हमारी बॉडी जिन अमीनो एसिड को बना ले, फूड के साथ लेने की जरूरत नहीं है, नॉन एसेंशियल। और कुछ ऐसे जो हमारी बॉडी नहीं बना पाती तो उन्हें फूड के साथ लेना जरूरी है, एसेंशियल। तो आगे मैं आपको निमोनिक दे रहा हूं टू मेमोराइज 10 एसेंशियल अमीनो एसिड एंड 10 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। आगे वो देख लेते हैं। देखो, 10 एसेंशियल अमीनो एसिड याद करने के लिए निमोनिक दे रहा हूं प्राइवेट टिम हॉल। जैसे कोई प्राइवेट टीम का हॉल हो, उसको लिख दिया मैंने प्राइवेट टिम हॉल। प्राइवेट टिम हॉल, ये 10 लेटर है। ये एसेंशियल अमीनो एसिड के लिए है। पी से है फिनाइल एलानीन। पी से है फिनाइल एलानीन। वी से है वैलीन।
नोट्स में है, चिंता ना करें। टी से है, कुछ पेज बाद है, टी से थ्रियोनीन, टी से टायरोसिन नहीं होगा, टी से ट्रिप्टोफैन, क्योंकि टायरोसिन नॉन एसेंशियल है। आई से है आइसोल्यूसिन, एम से है मिथियोनिन, एच से है हिस्टेडीन, ए से है आर्जिनिन, एल से है लाइसीन और एल से है ल्यूसीन। 10 इसेंशियल अमीनो एसिड है, लेकिन इन 10 में से 2 ऐसे हैं जिन्हें हमारी बॉडी बना लेती है। बॉडी बना लेती है सर, तो फिर तो नॉन इसेंशियल बोलो। अरे जितना चाहिए उतना नहीं बनता, तो बाहर से लेना भी जरूरी है, तो बाहर से लेना जरूरी है तो इसेंशियल, लेकिन हमारी बॉडी बना लेती है मतलब नॉन इसेंशियल। इसीलिए इन दोनों को, दोनों के बीच का बोलते हैं सेमी इसेंशियल। हमारी बॉडी बनाती तो है लेकिन जितना चाहिए उतना नहीं बनता, इसलिए इन्हें फूड के साथ लेना जरूरी है। तो 10 इसेंशियल अमीनो एसिड में से 2 सेमी इसेंशियल है, हिस्टीडीन और आर्जिनिन। क्लियर है? अच्छा, तो 10 इसेंशियल की बात होगी। अब नॉन इसेंशियल, अरे अगर इतना भी याद कर लिया तो काम हो जाना है। क्वेश्चन यही आएगा ना, कौन इसेंशियल है कौन नॉन इसेंशियल। इसेंशियल याद है तो जो इसेंशियल नहीं है वो नॉन इसेंशियल, बात खत्म। लेकिन फिर भी मैं 10 नॉन इसेंशियल भी बता रहा हूं। देखो, ह्यूमन पीजी में रहते हैं वो समझ में आता है, लेकिन सरप्राइजिंग ये है कि मैं कैट की पीजी बता रहा हूं। अब जब कोई चीज सरप्राइजिंग हो तो व्हाट्सएप टेक्स्ट करते समय आप एक ही लेटर को कई बार लिख डालते हो एक्सक्लेमेशन में, तो वैसे ही मैंने किया है कैट्स पीजी। तो ए भी 3 बार उसी एक्सक्लेमेशन में और जी भी, तो 3 बार ए 3 बार जी कर दिया, कैट्स पीजी। ठीक, अब ये 10 लेटर है। सी से सिस्टीन, ए से एलानीन, ए से एस्पार्टिक एसिड, ए से एस्पेराजिन। ठीक, टी से देखो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड टायरोसिन। एम्स में एक बार आया था सर्सन रीजन में कि टायरोसिन इसेंशियल नॉन इसेंशियल करके आया था, तो टायरोसिन कैसा है? नॉन इसेंशियल। एस से सेरीन, पी से प्रोलीन, जी से ग्लाइसिन और जी से ग्लूटामिक एसिड और जी से ग्लूटामिन। 10 हो गए क्या? ये लो, तो इसेंशियल और नॉन इसेंशियल दोनों के न्यूमोनिक दे दिए। आप इनमें से कोई एक तैयार कर ले बस हो जाएगा काम। ठीक, अब मैं एमिनो एसिड के बारे में बोलने वाला हूं। एमिनो एसिड के बारे में छोटे छोटे 2-3 पैराग्राफ एनसीईआरटी ने भी लिखे हैं, तो आगे मैं एनसीईआरटी कवर करूंगा और फिर बाद में दूसरी बात करूंगा। एनसीईआरटी में पेज 143 में दिया है बॉटम का पैराग्राफ, और फिर उसके अगले पेज में 143 में आखिरी पैराग्राफ। तो एक एक लाइन बोलने वाला हूं एनसीईआरटी की। तो चलिए देखते हैं, एमिनो एसिड के बारे में डिटेल में बात करते हैं। एमिनो एसिड, तो देखो, ध्यान से देखें सभी। एमिनो एसिड को ऐसे ही बनाते हैं ना, इधर NH2 इधर COH, एक तरफ H एक तरफ R। R को क्या बोलते हैं? वेरिएबल साइड ग्रुप या वेरिएबल साइड चेन, है ना R को। और सुनो तो, किसी कार्बन चेन की जहां से नंबरिंग करते हो उसके बगल वाले कार्बन को क्या बोलते हो? अल्फा कार्बन। तो नंबरिंग कहां से करोगे? यहां से। तो इसके बगल वाले कार्बन को क्या बोलोगे? अल्फा कार्बन। तो ये अल्फा कार्बन है। अभी मैं इंग्लिश हिंदी नहीं बोल रहा हूं, एनसीईआरटी बोल रहा हूं, सुन लो। एनसीईआरटी ने लिखा है कि एमिनो एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड
containing amino group and acidic group as substituent on the same carbon, that is alpha carbon. So they are called alpha amino acid. क्या लिखा है कि अल्फा कार्बन से एमिनो ग्रुप भी जुड़ा है, एसिडिक ग्रुप भी जुड़ा है, इसलिए इनको हम अल्फा एमिनो एसिड भी कहते हैं। क्या बोल रहा हूं? अल्फा कार्बन से अमीनो ग्रुप भी जुड़ा है, एसिड ग्रुप भी जुड़ा है, इसलिए इनको हम क्या बोल देते हैं? अल्फा अमीनो एसिड। अरे अमीनो और एसिड, अमीनो एसिड, सही है। और क्योंकि इनमें एसिडिक ग्रुप भी है और NH2 बेसिक ग्रुप भी है, जिसमें एसिडिक बेसिक दोनों कैरेक्टर हो, वो क्या कहलाता है? एम्फोटेरिक। तो अमीनो एसिड को क्या बोल सकते हैं हम? एम्फोटेरिक कंपाउंड। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, दूसरी बात सुनो, एनसीईआरटी इसके आगे लिखती है कि अमीनो एसिड आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। अब ये क्या है? इधर देखो जरा, आगे मीथेन बना लेते हैं, CH4, ठीक है। अब ऐसा करो, इसके चारों H हटा दो, ये लो हटा दिया, मीथेन था ये अभी। इधर देखना, मीथेन के चारों H हटा दिए, अब एक जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया NH2, एक जगह COH, एक जगह R, और एक जगह कोइंसिडेंटली वही लगा रहा हूं जो हटाया था H। लो तैयार हो गया अमीनो एसिड। तो मीथेन को सब्स्टिट्यूट करके बना सकते हैं ना अमीनो एसिड। एनसीईआरटी लिखती है देयर आर 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, देयर आर 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ऑक्युपाइंग द 4 वैलेंसी पोजीशन। कार्बन की 4 वैलेंसी पर 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगे हैं। कौन कौन से? COH, NH2, R और H। कोई समस्या तो नहीं है? इसके आगे एनसीईआरटी लिखती है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ R के बेसिस पर देयर आर मेनी अमीनो एसिड, बट अमीनो एसिड दैट टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस आर ऑफ 20 टाइप्स। अब यार क्या क्या हो सकते हैं, आइए देखते हैं। कुछ तो एनसीईआरटी ने खुद ही बताए हैं, ये बगल वाले पेज में डायग्राम नहीं बनाए, ऊपर ऊपर 145 में, हाँ साइड में 144 में थ्योरी में लिखा है और 145 में ऊपर 3 डायग्राम भी बने। आ जाओ दिखाता हूं आपको अब ये बात। इधर देखना सभी, देखो CH, NH2, COH, R सबसे छोटा क्या हो सकता है? H से छोटा तो R नहीं हो सकता, तो अगर R की जगह H लगा दूं तो ग्लाइसीन, और सबसे छोटा R है इसका, इसीलिए तो इसे कहते हैं सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। और अगर R की जगह CH3 लगा दूं तो बन जाता है एलेनीन, और R की जगह अगर लगा दूं CH2OH तो बन जाता है सेरीन, और R की जगह अगर CH2OH नहीं बल्कि CH2SH लगा दूं तो बन जाता है सिस्टीन, और R की जगह मैं लगा दूं CH2, CH2S, CH3 तो बन जाता है मिथियोनीन। ये स्ट्रक्चर मैं सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि हां सच में सिस्टीन और मिथियोनीन आर सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। और अगर R की जगह लगा दूं, R की जगह लगा दूं CH2 बेंजीन रिंग OH, अरे फिनॉल ग्रुप,
तो बन जाता है टायरोसिन। आर की जगह अगर मैं लगा दूं 2 बार CH2 फिर COH, तो बन जाता है ग्लूटामिक एसिड। तो तरह तरह के आर हैं, तो आर से ही तो एमिनो एसिड का नाम डिसाइड हो रहा है। पता है आप, कुछ लोग सोच रहे हैं इतने सारे नाम क्यों दे रहे हो, जिनके पास 1-2 साल पुरानी एनसीईआरटी, कम से कम 2 साल पुरानी है, उनमें ना जो लोग मॉड्यूल लेकर बैठे उन्हें दिख रहा होगा, बगल वाले पेज में देखो एक डायग्राम बना है क्या, ऐसे करके ऐसे करके फिर ऐसे करके लेबल कर दिया है। अगर उस डायग्राम को देखोगे तो ये पुरानी एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। तो 2 साल से ज्यादा पुरानी जिनमें मिला क्या, किसी की एनसीईआरटी में है? नहीं है, सब नए लोग हैं। अरे ये वाला डायग्राम ऐसा कुछ बना हुआ है, नहीं में नहीं है। अच्छा ठीक है, सुनो इधर, उसमें यह बात है, आप उन एमिनो एसिड को देखो, हाँ है ना, वही तो बोल रहा हूं। तो एमिनो एसिड आप मॉड्यूल में ही देख लो भाई, नहीं है तो एनसीईआरटी में देखो। पहले अमीनो एसिड में CH2OH लगा है, सेरीन। दूसरे में देखो जरा, CH2SH लगा है, सिस्टीन। तीसरे में देखो CH2O बेंजीन रिंग OH लगा है, टायरोसिन। चौथे में देखो 2 बार CH2 और CH लगा है, ग्लूटामिक एसिड। तो बेवजह नहीं बताया है। अरे भाई जो पेपर बनाने बैठेगा नीट का मान लो, तो वो कल एनसीईआरटी थोड़ी ना नई खरीदेगा फिर पेपर बनाना शुरू करेगा। हो सकता है उसके पास 2 साल 3 साल पुरानी एनसीईआरटी हो और उसी से छापना शुरू कर दे। तो रिस्क क्यों लेना भाई, इसे भी याद कर लेंगे अपन, ठीक है, इसलिए बता रहा हूं। आर क्या, लेकिन सुनो, लोग मेरे से क्या पूछते हैं, सर ये तो ठीक है आर दिया है समझ गए, लेकिन सर इस डायग्राम के पास ऐसे लिखा है एन, फिर N+1 ऐसे कुछ लिखा है सर, अब ये क्या मामला है, इसे मैं बता रहा हूं। मेरी नजर पड़ी इस अमीनो एसिड पर, जिस पर नजर पड़ी उसका नाम दिया N। अब इसके बाद जो अमीनो एसिड लगेगा उसको N+1, जो इसके बाद लगा होगा N+2, और जो इसके पहले लगा होगा N-1, N-, ये है मामला। तो वो कोई उलझा हुआ बात नहीं है, जहां नजर पड़ी वो N, उसके बाद जो भी अमीनो एसिड लग रहे हैं +1 2 3 4, और इधर जो लगे होंगे पहले -1 2 3 4। समझ में आ गई बात, क्लियर? ओके। तो इतने यार इसीलिए बताए, मिथियोनिन छोड़कर एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं ये सब है, ठीक। नोट्स में भी है, चिंता ना करें आपकी, एक ही जगह नहीं है, अलग अलग जगह है। तो ये तो आर हो गए। अब ये बताओ एमिनो एसिड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी कौन डिसाइड करेगा? गलत। 3 लोग NH2 एसिडिक ग्रुप दे, NH2 बेसिक कैरेक्टर देगा, COH एसिडिक कैरेक्टर देगा, और R अपना कैरेक्टर देगा। इसीलिए पेज 144 में सेकंड पैराग्राफ की पहली दूसरी लाइन में लिखा मिलेगा आपको कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो एसिड आर एसेंशियली ऑफ एमिनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड R ग्रुप। लिखा है क्या? याद रखना, एमिनो एसिड का नाम R डिसाइड करेगा, लेकिन उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी NH2, COH और R तीनों डिसाइड करेंगे। कोई समस्या तो नहीं है? सब सही चल रहा है? ओके। अब सुनो, एनसीईआरटी ने इसके बाद ज्विटर आयन का जिक्र किया है, वो बनाया ना पीले ब्लैक ग्राउंड में, वो बताने जा रहा हूं, और देखते हैं। सभी ध्यान देंगे, मतलब एनसीईआरटी पूरी कवर करनी है, एनसीईआरटी कहीं नहीं छोड़नी है।
तो सभी ध्यान दें, ये एमिनो एसिड है C NH2 COH HR, ये अमीनो एसिड। COH ने बोला मैं अपना एसिडिक कैरेक्टर दिखाऊंगा, दिखा भाई अपना एसिडिक कैरेक्टर, H+ छोड़ दिया, CO- बन गया। NH2 ने बोला मैं बेसिक कैरेक्टर दिखाऊंगा, तो H+ जो उसने छोड़ा है वो इसने ले लिया, NH3+। तो आप गौर कर रहे हो, इस अमीनो एसिड में जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस चार्ज है, तो नेट चार्ज क्या है? 0। अमीनो एसिड का ये फॉर्म जहां पर प्लस माइनस बराबर अमाउंट में है, नेट चार्ज 0 है। अमीनो एसिड के इस फॉर्म को ज्विटर आयन कहते हैं, और मैं कभी कभी इसे डाईपोलर आयन कह देता हूं। बोलू नेट चार्ज क्या है? 0। और एक चीज और बोलू, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रख दूं तो निगेटिव इलेक्ट्रोड इसे अपनी तरफ खींचेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इसे अपनी तरफ खींचेगा, तो एक इधर खींचेगा एक इधर खींचेगा, तो ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा। नेट मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0। तो बोलू नो नेट मूवमेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, नो नेट मूवमेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ज्विटर आयन क्या समझ में आ गया? एमिनो एसिड का वो फॉर्म जिसमें नेट चार्ज 0 हो और इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई मूवमेंट ना दिखाए, राइट? अच्छा, जिस पीएच पर अमीनो एसिड ऐसा हो जाए उस पीएच को कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। 3 तरीके से बोल रहा हूं, कहूंगा एक ही लेकिन 3 तरीके से बोल रहा हूं। वो पीएच आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है, वो पीएच जिस पर अमीनो एसिड में प्लस और माइनस चार्ज बराबर हो जाए, ज्विटर आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। दूसरा, वो पीएच जिस पर अमीनो एसिड पर नेट चार्ज 0 हो जाए, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। या वो पीएच जिस पर अमीनो एसिड इलेक्ट्रिक फील्ड पर नेट मूवमेंट 0 दिखाए, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तीनों जगह वही तो बोला, क्या? कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट वो पीएच है जहां पर अमीनो एसिड ज्विटर आयन बन जाए, नेट चार्ज 0 हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड पर नेट मूवमेंट 0 हो जाए, उस पीएच को क्या बोलोगे? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। कोई समस्या तो नहीं है? सही है, ओके। अब एनसीईआरटी ने कुछ और डिस्कस किया, यही नहीं रुक रही एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ने अब इसके आगे यह डिस्कस किया है कि ज्विटर आयन को अगर एसिडिक मीडियम में रख दिया जाए तो क्या होगा, बेसिक मीडियम में रख दिया जाए तो क्या होगा, इसकी बात करना है। तो चलो ना, इस ज्विटर आयन को सबसे पहले मैं एसिडिक मीडियम में रखता हूं। एसिडिक मीडियम में अगर रखूं मतलब वहां पर H+ खूब है, H+ रिच मीडियम में रख दिया तो CO- क्या करेगा? H+ लेकर COH बन जाएगा, निगेटिव चार्ज खत्म, केवल क्या बचा? पॉजिटिव चार्ज। तो देखो ना, और ये क्या हो गया? CHR NH3+ और CO- की जगह H+ लेकर COH बन गया, नेट चार्ज क्या हो गया? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं तो निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, बोले तो कैथोड की तरफ जाएगा। कोई समस्या तो नहीं है? अब इसी तरह बेसिक मीडियम में रख दूं तो, बेसिक मीडियम में रख दूं तो, उधर की बात छोड़, अब इधर आ जाओ। बेसिक मीडियम मतलब OH- रिच एनवायरमेंट में रख दिया, अब क्या होगा? देखो तो, अरे भाई इन दोनों का रिएक्शन होगा, NH3+ क्या करेगा? H+ छोड़ देगा, इससे जुड़ गया H+, क्या बन गया? H2O। जब ये H+ छोड़ दिया तो क्या बन गया? NH2। मतलब प्लस चार्ज खत्म, केवल क्या बचा? निगेटिव चार्ज। मतलब क्या हो जाएगा? CHR
NH2 प्लस चार्ज खत्म, CO माइनस, तो नेट चार्ज क्या हो गया? निगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो किधर की तरफ जाएगा? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, बोले तो एनोड की तरफ। कोई समस्या तो नहीं है? ये एनसीईआरटी में पूरा दिया है, बस कुछ लिखा नहीं है। तो क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि ज्विटर आयन को एसिडिक मीडियम में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? तो बोलो ज्विटर आयन को, थ्योरी में आएगा, डायग्राम में नहीं, थ्योरी में, कि ज्विटर आयन को एसिडिक मीडियम में रख दिया क्या होगा? अब आपको खुद ही बनाना है कि ज्विटर आयन में रखोगे तो एसिडिक मीडियम में रखोगे उसको, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रिक फील्ड में किधर को जाएगा? कैथोड की तरफ। और अगर ज्विटर आयन को बेसिक में रख दिया तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा? ये तो प्लस खत्म, सिर्फ निगेटिव चार्ज बचेगा, तो किधर को जाएगा? एनोड की तरफ। क्लियर है सबको? ये एनसीईआरटी था। एनसीईआरटी में अब 2-3 लाइनें ही हैं जो मैंने अभी नहीं बोली है। हाँ बोलूंगा, आगे चलकर उन्हें भी बोलूंगा, कुछ नहीं छोड़ना है, लेकिन उसके पहले अब मुझे आगे की बात करनी है। तो ये नोट्स में भी बना है, आपकी एनसीईआरटी में भी बना है, सब कुछ है आपके पास। अब सभी ध्यान देना, सभी अलर्ट रहे और ध्यान से सुने सभी। देखो, ग्लाइसिन CHNH2 COH, R के नाम पर क्या है? H। तो बोलू ग्लाइसिन में कायरल कार्बन नहीं है, इसलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और ग्लाइसिन छोड़कर सभी अमीनो एसिड में कायरल कार्बन होगा, तो ग्लाइसिन छोड़कर सभी अमीनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। कुछ डेक्स्ट्रो होंगे, कुछ लीवो होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। दूसरी बात, क्योंकि ग्लाइसिन में कायरल कार्बन नहीं है, इसलिए इसका इनएंसियोमर भी नहीं होगा। अरे वो मिरर इमेज कैपिटल D और L, वो भी नहीं होगा इसका। आ जाओ देखते हैं, ग्लाइसिन छोड़कर सबका D और L होगा। देखो तो इधर CHNH2 HCOH यहां, और ये R, कायरल कार्बन है या नहीं? अब इसका मिरर इमेज बनाओ तो क्या हो जाएगा? CNH2HCOHR, कायरल कार्बन। देखा आपने, ग्लाइसिन छोड़कर सबके मिरर इमेज होंगे। मिरर इमेज होंगे मतलब इनएंसियोमर होंगे। सर वहां पर तो मामला ये था कि OH राइट पर है तो कैपिटल D, OH बेसिक ग्रुप राइट में था तो कैपिटल D, लेकिन यहां तो OH है ही नहीं सर। अरे लेकिन बेसिक ग्रुप OH की जगह NH2 है, तो इधर OH नहीं देखना, NH2 देखना है। NH2 अगर कायरल कार्बन पर राइट पर है तो कैपिटल D अमीनो एसिड, और अगर लेफ्ट में है तो कैपिटल L अमीनो एसिड। समझे क्या? तो ग्लाइसिन छोड़कर सब कैपिटल D या L, दोनों फॉर्म मिलेंगे अमीनो एसिड। और सुनो, हमारे मोस्ट ऑफ द प्रोटीन में ये वाला अमीनो एसिड होता है, हमारे मोस्ट ऑफ द प्रोटीन में ये वाला अमीनो एसिड होता है। हाँ, ये वाला मिलेगा कहां? हमारी एंटीबॉडीज में और बैक्टीरियल सेल वॉल में जो पेप्टिडोग्लाइकन होता है वहां। मोस्ट ऑफ द प्रोटीन में कौन सा मिलेगा? कैपिटल L अमीनो एसिड। लेकिन एंटीबॉडीज में और बैक्टीरियल सेल वाला पेप्टिडोग्लाइकन में कैपिटल D मिलेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, अब मैं एक चीज बताने जा रहा हूं जो बहुत जमाने पहले पढ़ाया था आपको मैंने, ट्रांसलेशन। तो वहां पेप्टाइड बॉन्ड का बनना दिखाया था, है ना? वो चीज दिखा रहा हूं एक बार, यहां पर जरूरत है उसकी। और वो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई तो भूल गए होंगे। नहीं भूले हैं? अच्छा ठीक है, फिर भी बोल देता हूं, मुझे तसल्ली रहेगी कि मैंने तो बता दिया है। अच्छा सुनो, देखो भाई, CNH2COH ऐसे लिख दे रहा हूं, HR अमीनो एसिड नंबर 1 प्लस
HR, NH2 को ऐसे लिख दूं, NH2COH। अब क्या करेंगे अपन, -H2O। ये पेप्टाइड बॉन्ड बनवाएगा कौन? अरे अमीनो एसिड जुड़ते कैसे हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से। अब पेप्टाइड बॉन्ड बनवाता कौन है? पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम, याद है कुछ? वो क्या करेगा, इन दोनों को जुड़वाएगा। तो चलो जुड़वा देते हैं। तो क्या बना, CHR NH2 C डबल बॉन्ड O, फिर NH CHR COH। ये जो CONH है यही तो पेप्टाइड बॉन्ड है। और इस पेप्टाइड बॉन्ड को कुछ लोग एमाइड बॉन्ड भी कह देते हैं, क्योंकि CONH2 एमाइड ग्रुप होता है। तो कुछ लोग पेप्टाइड बॉन्ड को एमाइड बॉन्ड भी कह देते हैं। अब पता है दो अमीनो एसिड की चेन को क्या बोलते हैं? डाईपेप्टाइड। अरे डाईपेप्टाइड का ये मतलब नहीं है कि दो पेप्टाइड बॉन्ड है। डाईपेप्टाइड का मतलब है दो अमीनो एसिड की चेन है, राइट। और ट्रांसलेशन पढ़ाते समय मैंने बताया था कि जो भी नया अमीनो एसिड जुड़ेगा ट्रांसलेशन के दौरान वो राइट को जुड़ेगा। मतलब राइट पर होगा आखिरी अमीनो एसिड, लेफ्ट पर होगा पहला अमीनो एसिड। तो उस समय भी मैंने एक डायग्राम बनाया था, क्या कि मान लो एक सर्कल एक अमीनो एसिड है, तो ये है पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन, और ये आपस में जुड़े पेप्टाइड बॉन्ड से। राइट एंड पर जो आखिरी अमीनो एसिड होगा उसका COH ग्रुप फ्री होगा, और लेफ्ट एंड पर जो पहला अमीनो एसिड होगा उसका NH2 फ्री होगा। बताया था, तो इसका NH2 फ्री है, सही है। लेफ्ट वाले का NH2, राइट वाले का COH। अब ये COH H+ छोड़कर क्या बन जाएगा, CO-, और NH2 उस H+ को लेकर NH3+। ये क्या है, लेफ्ट हैंड, और ये है राइट हैंड। ट्रांसलेशन के दौरान पढ़ाया था। लेफ्ट हैंड को बोलूं कि यहां पर होता है पहला अमीनो एसिड, यहां पर होता है पॉजिटिव चार्ज, और लेफ्ट हैंड को बोलते हैं एन टर्मिनल, क्योंकि अमीनो ग्रुप है यहां पर, सही है ना? ओके। राइट हैंड पर है लास्ट अमीनो एसिड, और यहां पर है निगेटिव चार्ज, और यह कार्बोक्सिल ग्रुप है, मतलब C टर्मिनल। ये भी बताया था मैंने ट्रांसलेशन के दौरान। ये रिपीट हो रहा है सब कुछ, और वो इसलिए क्योंकि NCERT लिखती है कि अगर हम किसी पॉलीपेप्टाइड चेन को एक स्ट्रेट चेन मान लें, क्या मान लें, स्ट्रेट चेन, तो लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड रेस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट करेंगे। लेफ्ट हैंड क्या रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट अमीनो एसिड, और कहेंगे एन टर्मिनल, और राइट हैंड पर लास्ट अमीनो एसिड कहेंगे C टर्मिनल। पॉजिटिव निगेटिव मैंने अपनी तरफ से बताया है, बाकी सब कुछ NCERT है। क्लियर है सबको? कोई पूछे प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन कौन डिसाइड करेगा, क्या प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन कौन डिसाइड करेगा? R नहीं, वो तो अमीनो एसिड का नाम R डिसाइड करता है। बोलो प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन डिसाइड करेगा सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, कि कौन कौन से अमीनो एसिड है। दूसरा कॉन्फ़िगरेशन या स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, कॉन्फ़िगरेशन या स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कैसे? अरे अगर प्रोटीन अभी प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर पर है तो वो नॉन फंक्शनल होगी, और अगर वो टर्सरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पर है तो प्रोटीन फंक्शनल होगा। क्या बोला मैंने? प्रोटीन अगर प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर पर है तो प्रोटीन नॉन फंक्शनल होगी, और अगर टर्सरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पर है तो प्रोटीन फंक्शनल होगी। तो कौन कौन डिसाइड करेगा प्रोटीन की प्रॉपर्टी? सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड, और प्रोटीन का भी स्ट्रक्चर क्या है। हाँ, एमिनो एसिड का नाम कौन डिसाइड करेगा? R। कोई दिक्कत तो नहीं है?
अब आपका मॉड्यूल हो या नोट्स, दोनों में अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड। 3 तरह के अमीनो एसिड पढ़ने हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। आइए देख लेते हैं एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल अमीनो एसिड। ठीक है, देखो ये जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं आप लोग पढ़ते रहे हो ना रोज। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं ही बोल के जा रहा हूं, बस सर ने बोल दिया इनका काम हो गया, वापस करना है, कर लेंगे जब चाहिए तब, तब करेंगे, तब कुछ नहीं होगा, जो करना है अभी होगा। सुनो अब, 3 तरह के अमीनो एसिड। एक है एसिडिक अमीनो एसिड, पता है, ऐसी अमीनो एसिड जिसमें एक NH2 हो और 2 COH हो। सर हमने तो जितनी देखी है सब में एक NH2 था, एक COH था, अब 2 COH कहां से ला रहे हो? अरे आगे प्रूफ ले लो भाई, एग्जाम्पल। 2 ही है सिर्फ, एसिडिक अमीनो एसिड सिर्फ 2 है, एक है ग्लूटामिक एसिड, एक है एस्पार्टिक एसिड। चलो देख लो आगे इनका स्ट्रक्चर। देखो, अरे ग्लूटामिक एसिड अभी तो थोड़ी देर पहले ही बनाया था मैंने, CHNH2COH, और क्या दिया था, 2 बार CH2 और COH। देख लो, 2 COH, एक NH2। तो सर ये तो NCERT में था, पुरानी इसलिए बताया, अभी एक्स्ट्रा बोझ क्यों दे रहे हो? नहीं, ये इसके साथ फ्री में याद हो जाएगा, एक के साथ एक फ्री में। कैसे? एक CH2 कम कर लो, बस हो गया, एक CH2 कम कर लो, बन गया एस्पार्टिक। देखो, CHNH2COH, इधर 2 CH2 है ना, एक CH2 कम कर लो, बस बाकी से लो, बन गया एस्पार्टिक एसिड, एक के साथ एक फ्री में तैयार हो गया। ठीक है, देख लो दोनों में एक NH2 और 2 COH है। तो चलो देखते हैं जरा, अरे 2 एसिड और एक बेसिक, तो ओवरऑल तो एसिडिक ही हुआ ना। और सुनो, ये CH बोलेगा कि मैं एसिडिक कैरेक्टर दिखाऊंगा, दिखा भाई, H+ छोड़ दिया, बन गया माइनस। तो NH2 ने बोला मैं बेसिक कैरेक्टर दिखाऊंगा, और H+ लेकर N+H3 बन गया, हो गया। तो क्या नीचे वाला CH चुप बैठेगा और बोलेगा मैं भी एसिडिक कैरेक्टर दिखाऊंगा? दे भाई छोड़ तू भी H+, लेकिन जो H+ ये छोड़ेगा वो कौन लेगा? वो जाएगा मीडियम में। जो H+ ये छोड़ेगा वो कहां जाएगा? मीडियम में। मतलब ये मीडियम में H+ बढ़वाएंगे, और मीडियम में H+ बढ़ाएंगे, मतलब एसिडिक कैरेक्टर, है ना? ओके, अब देखो, एक प्लस एक माइनस 0, लेकिन एक तो बचा है, तो नेट चार्ज क्या हुआ? नेट चार्ज है निगेटिव, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, दैट इज एनोड। हो गया एसिडिक अमीनो एसिड। अब ला रहा हूं बेसिक अमीनो एसिड। बेसिक अमीनो एसिड जो होते हैं, इनमें NH2 एक से ज्यादा होगा, NH2 एक से ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल 2 है, एक COH। सर हम कैसे मान लें 2 NH2 होता है? हमने तो कोई अमीनो एसिड नहीं देखा। अरे बेसिक अमीनो एसिड के 3 एग्जाम्पल है, किसान हल यूज करते हैं ना, वही हल। H से है हिस्टीडीन, A से है आर्जिनिन, L से है लाइसिन। और चलो एक की फोटो दिखा देता हूं लाइसिन, CHNH2 COH। अब बताइए इसका R क्या होता है? 4 बार CH2, 4 बार CH2, और अंत में NH2। देख लो, 2 NH2 है या नहीं, और एक COH, एक से ज्यादा NH2 और
एक COH, तो ओवरऑल तो बेसिक ही हुआ ये। अब सुनो, COH ने H प्लस छोड़ा, बना माइनस, और इसने H प्लस लिया, पॉजिटिव। तो क्या ऊपर वाला NH2 चुप बैठेगा? बोलेगा मैं भी H प्लस दूंगा, लूंगा, बेसिक कैरेक्टर, मैं भी H प्लस लूंगा। ले भाई, कहां से लेगा? मीडियम से। मीडियम से H प्लस लेगा, मतलब मीडियम में H प्लस कम करेगा। इसने H प्लस कहां से लिया? CH से। और इसने कहां से लिया? मीडियम से। तो मीडियम से H प्लस लिया, मतलब मीडियम में H प्लस कम कर रहा है, मतलब बेसिक कैरेक्टर। क्लियर? 1 प्लस 1 माइनस 0, लेकिन 1 प्लस तो बचा है, तो नेट चार्ज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव किधर को जाएगा? ये निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, दैट इज कैथोड। सही है? एक बार पता नहीं एम्स या नीट में केमिस्ट्री वाले पार्ट में क्वेश्चन आ गया था, इनकी बेसिसिटी का ऑर्डर बताओ, और ये मेरे से पूछते हैं कि आप बताओ। तो एक बार एक ने, पता नहीं किसने LN प्लस में डाला था, मैंने पढ़ाया ही नहीं, मतलब 4-5 दिन हो चुके, तभी पूछ लिया था ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इनका। हिस्टीडीन लीस्ट बेसिक, आर्जिनिन मोस्ट बेसिक। क्लियर? ये केमिस्ट्री में आएगा भाई, चिंता ना करो, ये तो लोग पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने अपनी तरफ से बता दिया ताकि ऐसे क्वेश्चन ना आए। न्यूट्रल अमीनो एसिड, अरे भाई 2 एसिडिक अमीनो एसिड, 3 बेसिक, कितने हो गए? 5, बाकी कितने बचे? 15, 15, वो सब न्यूट्रल है। मतलब इनमें एक बेसिक ग्रुप होगा, एक एसिडिक ग्रुप होगा। COH अपना H प्लस छोड़ देगा, CO माइनस, ये H प्लस ले लेगा, NH3 प्लस। तो प्लस माइनस 0, मतलब ज्यूटेराइन के फॉर्म में होंगे, और नेट चार्ज 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में नो नेट मूवमेंट है ना, नो नेट मूवमेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। बात रही एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल के नाम पर पूरे नाम थोड़ी लिखते फिरूंगा। रेस्ट ऑफ 15 अमीनो एसिड, 2 एसिडिक है, 3 बेसिक है, 5 खत्म, 15 न्यूट्रल है। समस्या पता है कहां आती है? एनसीईआरटी ने न्यूट्रल अमीनो एसिड के 2-3 एग्जाम्पल दे दिए हैं, तो लोग क्या सोचते हैं कि सिर्फ यही 2-3 न्यूट्रल है। जी नहीं, ये पूरे 15 न्यूट्रल है। क्लियर है? अब आप चाहे मॉड्यूल लिए बैठे हो या नोट्स लिए बैठे हो, अब कुछ स्पेशल पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसमें मुझे कुछ नहीं करना, एक बार बोल देना है। तो चलो बोल देता हूं। पहला पॉइंट देखो क्या लिखा है, ट्रिप्टोफैन मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड, और इससे क्या बनता है? ऑक्सिन हार्मोन, इंडोल एसिटिक एसिड। दूसरा देखो जरा, टायरोसिन, टायरोसिन से बनता है मेलानिन पिगमेंट, थायरोक्सिन हार्मोन, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन हार्मोन। फिर एक पॉइंट दिया होगा कि मिथियोनिन और सिस्टीन में सल्फर होता है, मिला क्या? फिर एक पॉइंट में लिखा होगा कि जो प्रोलीन है ना, उसे इमिनो एसिड भी कहते हैं। सच बोलूं तो आगे चलकर जब हायर लेवल पर आप पढ़ेंगे तो इन्हें इमिनो एसिड ही बोलोगे। पता है क्यों? क्योंकि प्रोलीन में NH2 ग्रुप नहीं होता। अरे जिसके पास NH2 ग्रुप है उसे ही अमीनो एसिड कहते हैं। प्रोलीन के पास NH2 नहीं होता, बल्कि NH ग्रुप होता है, बोले तो इमीनो ग्रुप होता है, इसीलिए प्रोलीन को इमीनो एसिड कहते हैं। सर हम कैसे मान लें? अभी तक सब में NH2 था, इसमें क्यों नहीं है? देखो, प्रूफ के साथ बात करो भाई। ये लो, ये देखो, NH2 नहीं है, NH है, CH2, CH2, CH2। ये रही आपके सामने फोटो प्रोलीन की। एमिनो ग्रुप नहीं है, इमीनो ग्रुप है।
इसे क्या बोलते हैं? इम्यूनो एसिड। नहीं, स्ट्रक्चर याद करने को नहीं बोल रहा हूं, आपको तो सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि ये इम्यूनो एसिड है, इसमें इम्यूनो ग्रुप है। ठीक। और देखो एनसीईआरटी डाटा, 3 अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनके स्ट्रक्चर में बेंजीन रिंग है, इसलिए उन्हें एरोमेटिक अमीनो एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एरोमेटिक। और ये डाटा एनसीईआरटी का याद ही रखना है। टीपीटी, बैंक में करते हैं ना थर्ड पार्टी ट्रांसफर, टीपीटी। टी से है ट्रिप्टोफैन, पी से है फिनाइल एलानीन, और टी से है टायरोसिन। ये तीनों एरोमेटिक अमीनो एसिड है क्योंकि इनमें बेंजीन रिंग है ना स्ट्रक्चर में। याद रखना है ये एनसीईआरटी। इसके बाद अगला देखो क्या लिखा है, एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल अमीनो एसिड आर, लिखा ना कुछ उसे, एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल अमीनो एसिड आर ऑप्टिकली इनएक्टिव कर देना। मैंने क्या बोला था? ग्लाइसिन छोड़कर सभी अमीनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव है, ग्लाइसिन ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ग्लाइसिन ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बाकी सब ऑप्टिकली एक्टिव है। कुछ डेक्स्ट्रो होंगे, कुछ लीवो होंगे, ये नहीं कि सभी के सभी लीवो है। नहीं, नोट्स में नहीं है वो पॉइंट, वो शुरू में ही डिस्क्राइब कर चुका हूं मैं। तो ग्लाइसिन छोड़कर सभी क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव। और ये तो बता ही चुका हूं, सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है ग्लाइसिन और सबसे कॉम्प्लेक्स है ट्रिप्टोफैन। सिंपलेस्ट इज ग्लाइसिन और कॉम्प्लेक्स इज ट्रिप्टोफैन। आखिरी पॉइंट, आखिरी पॉइंट देखो, 20 तरह के अमीनो एसिड, 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो पता है उन्हें क्या बोलते हैं? प्रोटीनीशियस अमीनो एसिड। ये जो 20 अमीनो एसिड है जो प्रोटीन बनाते हैं, इनको क्या बोलते हैं? प्रोटीनीशियस अमीनो एसिड। लेकिन जो अमीनो एसिड प्रोटीन बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते, उन्हें कहते हैं नॉन प्रोटीनीशियस अमीनो एसिड। सर एग्जांपल, अरे यूरिया साइकिल में नहीं आता, ऑर्निथीन, सिट्रुलिन, अरे ये भी तो अमीनो एसिड ही है। काबा बोले तो गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड, ये सब भी अमीनो एसिड है, लेकिन प्रोटीन बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसलिए इन्हें क्या बोला जाए? नॉन प्रोटीनीशियस अमीनो एसिड। क्लियर है? अच्छा, पॉइंट तो हो गए। अब हाँ, गाबा, बाबा नहीं गाबा, ठीक है, ओके। अब मेन पॉइंट आ गया भाई, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये क्रूशियल है, इसे डिटेल में बात कर रहा हूं मैं, लेकिन उसके पहले सुनो तो, पेज पलटो जरा मॉड्यूल का, कुछ बड़ा प्यारा सा पेज है, हमारे नोट्स में भी है, टाइप्स ऑफ प्रोटीन, तरह तरह की, ये प्रोटीन वो प्रोटीन। हाँ, प्रोटीन के टाइप दिख जाएंगे ना, सिंपल, कंपाउंड, डिराइव्ड, वो सब। हाँ, इस पेज के बाद। हाँ सुनो, अब आपको जनरल नॉलेज के लिए पढ़ना है तो एक बार पढ़ लेना, ठीक है? जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ना है, पढ़ सकते हैं आप। अदरवाइज 2 पॉइंट उठाना है यहां से, वो भी एनसीईआरटी में ऑलरेडी है। पता है कौन सा पॉइंट? कोलेजन, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। रुबिस्को, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन होल बायोस्फीयर। एनसीईआरटी पेज 148, शुरुआत की 2-3 लाइन में लिखा है, रुबिस्को मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, रुबिस्को मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन होल बायोस्फीयर। बस ये 2 लाइन उठानी है, ठीक? और
अंत में एक टेबल दी हुई है, एनसीईआरटी की है वो, अंत में बिल्कुल लास्ट पेज में, बिल्कुल लास्ट में, हाँ वो देखिए। तो एनसीईआरटी वाला तो करना पड़ेगा ना, तो चलो एक बार बोल देता हूं। देखो टेबल में पहला दिया है कोलेजन, क्या लिखा है कोलेजन के बारे में? इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस। अब ये क्या होता है, इधर देखना, देखो देखो देखो, सेल्स के बीच में ये जो इंटरसेलुलर स्पेस है, इस जगह पर क्या भरा होगा? कोलेजन। यही मतलब है इसका, कि जो इंटरसेलुलर स्पेस है वहां पर क्या भरा होता है? कोलेजन। ये मतलब है इसका। क्लियर है सबको? बाकी नाम पढ़ लो ना, आपको पता है। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है, इंसुलिन एक हार्मोन है, एंटीबॉडी इन्फेक्शियस एजेंट से लड़ती है, रिसेप्टर सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ स्मेल रिसीव करती है, हार्मोन का भी तो रिसेप्टर होता है, ये सब पता है। हाँ एक GLUT4 बता दूं, GLUT4 का पूरा नाम है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4। अरे सुनो, ये एक मेम्ब्रेन प्रोटीन है। क्या है ये? एक मेम्ब्रेन प्रोटीन जो सेल के अंदर ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कराती है। GLUT4 तो आ भी चुका है नीट में, ठीक है? बस इतना चाहिए भाई इधर से। नहीं लेकिन किसी का बहुत मन कर रहा है कि मुझे और पढ़ना है, तो आराम से पढ़ सकता है इनको, ठीक है भाई? अब मेन बात करनी है मुझे, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, और उसके साथ बताऊंगा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। क्लियर? ओके, आइए स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डिटेल में बात करेंगे। सभी अलर्ट रहे, ध्यान से समझें। अब आप सब जानते हैं कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर हम 4 लेवल पर पढ़ते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, एन और सी टर्मिनल, NH2 ग्रुप था इसलिए N टर्मिनल, सी कार्बोक्सिल ग्रुप था इसलिए C टर्मिनल, ठीक है? ओके, अब सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। प्रोटीन का कॉन्फ़िगरेशन या स्ट्रक्चर 4 पढ़ते हैं। प्राइमरी 1 डिग्री, सेकेंडरी 2 डिग्री, टर्सरी 3 डिग्री, क्वाटरनरी 4 डिग्री। एक एक करके चारों स्ट्रक्चर पढ़ने वाले। आ जाओ शुरुआत करते हैं। इधर देखो, जब प्रोटीन राइबोसोम से बन के निकलता है, राइबोसोम से बन के जब प्रोटीन निकलता है तो क्या होता है? ऐसा सीधा इधर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और इधर एमिनो ग्रुप होता है, प्लस माइनस, है ना? यही तो है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और ये आपस में कैसे जुड़े हैं अमीनो एसिड? पेप्टाइड बॉन्ड से। इस बात का ध्यान रखना है, कौन से स्ट्रक्चर में कौन सा नया बॉन्ड लॉन्च हो रहा है। प्राइमरी स्ट्रक्चर ये है। चलो थोड़ा सा थ्योरी बोलता हूं इसकी। प्राइमरी स्ट्रक्चर या प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन, ध्यान से सुनना। देखो, इसे बोलूं प्राइमरी स्ट्रक्चर को क्या? स्ट्रेट चेन ऑफ एमिनो एसिड, स्ट्रेट चेन ऑफ एमिनो एसिड, straight chain of amino acid linked together by peptide bond। कोई समस्या तो नहीं है? यही है प्राइमरी स्ट्रक्चर। मोस्ट अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, मोस्ट अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, और वाटर इनसॉल्युबल है। और बोलो, ये बोलो, न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन on ribosome has primary structure,
नया नया जो प्रोटीन बनता है उसका स्ट्रक्चर प्राइमरी होता है। एनसीईआरटी ने भी एक लाइन लिखी है, पता है क्या लिखा है? कि प्राइमरी स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट। क्यों? एज इट डिटरमाइन स्पेसिफिसिटी ऑफ प्रोटीन। स्पेसिफिसिटी ऑफ प्रोटीन, अरे मतलब सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड बताता है, बट इट डू नॉट मेक एनी प्रोटीन फंक्शनल। प्राइमरी स्ट्रक्चर पर कोई भी प्रोटीन फंक्शनल नहीं होता। लेकिन सुनो तो, अगर मुझे जानना है कि प्रोटीन का पहला एमिनो एसिड कौन सा है, पांचवा एमिनो एसिड कौन सा है, 10वां एमिनो एसिड कौन सा है, तो ज्यादा सही तो तभी होगा ना जब वो सीधी चेन के फॉर्म में हो। फोल्ड हो जाएगा तो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, कौन सा अमीनो एसिड पांचवा है, कौन सा छठा है, कौन सा सातवां है। समझ रहे हैं मेरी बात? इसीलिए एनसीईआरटी बोलती है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिटरमाइन करता है स्पेसिफिसिटी ऑफ प्रोटीन, मतलब सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड डिसाइड करता है ये। but it do not make any protein functional। लेकिन ये किसी भी प्रोटीन को फंक्शनल नहीं बनाता। दैट इज ऑल अबाउट प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब मैं लेकर आ रहा हूं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अरे कुछ नहीं, अब ये फोल्ड हो जाएगा कुछ इस तरह से, देख रहे हो तो जरा, और ऐसे। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, थोड़ा ध्यान देना। सेकेंडरी स्ट्रक्चर या 2 डिग्री स्ट्रक्चर, ध्यान दीजिएगा सभी, इसको देखते हुए बोलूं मैं, स्पाइरली coiled like a revolving staircase, like a revolving staircase। वाटर इनसॉल्युबल है, ये वाटर इनसॉल्युबल है। और सुनो, डीएनए तो राइट हैंडेड हेलिक्स भी होता है और लेफ्ट हैंडेड भी होता है, लेकिन हमारी एनसीईआरटी प्रोटीन के लिए साफ साफ लिखती है ओनली राइट हैंडेड हेलिक्स आर सीन इन प्रोटीन। केवल राइट हैंडेड हेलिक्स ही होंगे। क्लियर? और यहां पर एक नया बॉन्ड लॉन्च होने वाला है, और वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। पेप्टाइड तो प्राइमरी से चला रहा है, नया बॉन्ड लॉन्च होने वाला है। आओ देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा कैसे। इधर देखना सभी, यहां पर मान लो पेप्टाइड बॉन्ड है CONH, और यहां पर है पेप्टाइड बॉन्ड CONH। तो एक पेप्टाइड बॉन्ड का H और एक पेप्टाइड बॉन्ड का O के बीच बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड। समझे क्या? अब सुनो, सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो तरह का है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो तरह का है, एक है अल्फा हेलिक्स और दूसरा है बीटा प्लीटेड शीट। आगे अल्फा हेलिक्स की बात कर रहा हूं। ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये अल्फा हेलिक्स का है। इसे बोलूं देखते हुए, स्पाइरली कॉइल्ड, पूरा बोलो, राइट हैंडेड स्पाइरली कॉइल्ड, राइट हैंडेड स्पाइरली कॉइल्ड। अब पता है एक राउंड में लगभग 3.5 अमीनो एसिड होते हैं। क्या बोल रहा हूं? 3.5 या 3.5 अमीनो एसिड अप्रॉक्स होते हैं इन एवरी टर्न। अरे इसे गलत तरीके से ना ले लेना कि सर आप कह रहे हो कि हर राउंड में 3 अमीनो एसिड पूरे होंगे, आधा काट के लगेगा। जी नहीं, 10 राउंड में 35 अमीनो एसिड है, 10 राउंड में 35 अमीनो एसिड है, तो एवरेज एक राउंड में कितना हुआ? 3.5। कोई काटा पीटा नहीं हुआ है।
क्लियर है? अच्छा सर, ऐसे प्रोटीन के नाम बताओ जहां ये दिखे। अल्फा हेलिक्स आपको दिख जाएगा मेयोसिन प्रोटीन में, ट्रोपोमेयोसिन प्रोटीन में, और और केराटिन में। केराटिन आप जानते ही है, एक्सोस्केलेटन बनाता है, हॉर्न, हूप, नेल। केराटिन की थोड़ी सी तारीफ सुन लो। केराटिन फाइब्रस होता है, टफ होता है, रेजिस्टेंट टू डाइजेशन होता है, खा लिया तो डाइजेस्ट नहीं होगा। स्क्लेरोप्रोटीन, स्क्लेरोप्रोटीन मतलब प्रोटीन फाउंड इन डेड टिश्यू। स्क्लेरोप्रोटीन मतलब प्रोटीन फाउंड इन डेड टिश्यू। अब बताइए इतना हार्ड टफ क्यों है? क्योंकि इसमें ढेर सारा सिस्टीन अमीनो एसिड होता है। क्या होता है? सिस्टीन अमीनो एसिड। क्या क्या बोला मैंने केराटिन के बारे में? फाइब्रस है, टफ है, रेजिस्टेंट टू डाइजेशन है, स्क्लेरोप्रोटीन है, मतलब डेड टिश्यू में मिलेगा। इतना हार्ड क्यों है? ड्यू टू अबंडेंस ऑफ सिस्टीन अमीनो एसिड। क्लियर? और सुनो, अल्फा हेलिक्स में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन के पेप्टाइड बॉन्ड के बीच दिख रहा है। इसीलिए इसे कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर। अरे एक ही चेन में है ना। जब बीटा हेलिक्स पढ़ाऊंगा ना, बीटा प्लीटेड शीट, दो चेन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो जब दो चेन के बीच बनेगा तो क्या नाम दे दूंगा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन अभी क्या है? एक ही चेन के अंदर है, इसलिए इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अल्फा हेलिक्स पूरा हो गया, इतना ही है। राइट हैंडेड स्पाइरली कॉइल, हर टर्न में लगभग 3.5 अमीनो एसिड है, राइट। और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड दिखेगा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड दिखेगा। और किसमें दिखेगा? मियोसिन, ट्रोपोमियोसिन, केराटिन, इनमें दिख जाएगा। क्लियर है भाई? तो अल्फा हेलिक्स ये है, एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसलिए क्या बोलोगे? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि एक ही चेन के अंदर है। अच्छा, अब इसके बाद मुझे बताना है सेकेंडरी स्ट्रक्चर का दूसरा टाइप, और वो है बीटा प्लीटेड शीट। बीटा प्लीटेड शीट, 2 लाइन लिख रहा हूं, इसके बाद समझाने की बात करूंगा, तब तक कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। बीटा प्लीटेड शीट में सुनो, जिगजैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिगजैग स्ट्रक्चर होगा। और कहां दिखेगा ये? फिब्रोइन प्रोटीन में, जो कि नेचुरल सिल्क में देखा जाता है, नेचुरल सिल्क में देखा जाता है। तभी तो मैं बोले जा रहा था, तब तक कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। अच्छा, तो बीटा प्लीटेड शीट किस में दिखता है? फिब्रोइन प्रोटीन में, और ये जिगजैग होता है देखने में। आओ बना के दिखाता हूं, इधर देखना सभी, देखो बीटा प्लीटेड शीट। ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है, ये दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये तीसरी पॉलीपेप्टाइड चेन है, मान लो। तो पता है हाइड्रोजन बॉन्ड इस बार कहां कहां बनेगा? इस पॉलीपेप्टाइड चेन का अमीनो एसिड और इस पॉलीपेप्टाइड चेन के अमीनो एसिड के बीच बनेगा। तो दो अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच बन रहा है, तो क्या नाम दोगे? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या नाम दोगे? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, है ना, जिगजैग। अच्छा, और यहां का हाइड्रोजन बॉन्ड यहां वाली चेन से बनेगा, इधर वाले अमीनो एसिड का हाइड्रोजन बॉन्ड इधर से, और इधर वाले का इधर से, इधर वाले का हाइड्रोजन बॉन्ड इधर से, और इधर वाले का इधर से, इधर वाले का हाइड्रोजन बॉन्ड इधर से, और इधर वाले का इधर से, इधर वाले का इधर से, और इधर वाले का इधर से। एक शीट की तरह नहीं दिख रहा है? जैसे कुछ घरों में छत नहीं होती तो टिन की शीट लगती है, सीमेंट की शीट या टिन शीट, तो वो थोड़ा नैरो होता है, बस हो गया, थोड़ा मैंने ब्रॉड बना दिया है, नहीं तो टिन की शीट जैसा ही तो दिख रहा है।
इसीलिए इसका नाम क्या देते हैं अपन, बीटा प्लीटेड शीट। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गए दोनों। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर फर्दर फोल्ड होगा और बनाएगा टर्सरी स्ट्रक्चर, जो कि सबसे भारी बात है। तो अब मैं टर्सरी स्ट्रक्चर लेकर आ रहा हूं आपके लिए। ये सब बना हुआ है नोट्स में आपके, और ये सब लिखा हुआ भी है। क्या है, कुछ नहीं मिला तुझे? सब मिल गया? तेरी शीट तो बढ़िया बनी हुई है। अच्छा ठीक है, चल दे। तो अब टर्सरी स्ट्रक्चर लेकर आ रहा हूं। प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात हो गई, अब टर्सरी स्ट्रक्चर। तो अभी देखो, अब आप ध्यान देना। अरे भाई, प्राइमरी स्ट्रक्चर फोल्ड होकर सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन गया था। अब ये फर्दर फोल्ड होगा और बनाएगा टर्सरी स्ट्रक्चर। और गौर करो, टर्सरी या 3 डिग्री स्ट्रक्चर। मैंने इस टर्सरी स्ट्रक्चर को एनसीईआरटी केमिस्ट्री से मैच कराने की कोशिश की है, क्योंकि बाद में बड़ी दिक्कत होती है। केमिस्ट्री में कुछ और लिखा है, इधर कुछ और हो जाता है, इसलिए इसको मर्ज करके बता रहा हूं। ध्यान देना, नॉर्मली टर्सरी स्ट्रक्चर को हम बायो में ग्लोब्यूलर बोलते हैं, ग्लोब्यूलर, ग्लोब्यूल जैसा। लेकिन आपकी एनसीईआरटी केमिस्ट्री बोलती है कि टर्सरी स्ट्रक्चर 2 तरह के होते हैं, फाइब्रस और ग्लोबुलर। इसीलिए देखो मैं इसको कैसे लिखा था कि टर्सरी स्ट्रक्चर जो होता है हाईली फोल्डेड होता है टू फॉर्म फाइब्रस स्ट्रक्चर या ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर। अगर फाइब्रस स्ट्रक्चर बना तो इनसॉल्युबल होगा वाटर में, और अगर ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना तो वाटर में सॉल्युबल होगा। लेकिन पता है, हम लोग टर्सरी स्ट्रक्चर को वाटर सॉल्युबल बोलते हैं। पता है क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रोटीन ग्लोबुलर फॉर्म में होती है, इसीलिए हम बोल देते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर वाटर सॉल्युबल है। लेकिन स्पेसिफाई करना है तो क्या बोलेंगे कि अगर टर्सरी स्ट्रक्चर फाइब्रस है तो इनसॉल्युबल होगा, और ग्लोबुलर है तो वाटर सॉल्युबल होगा। कुछ नहीं दिया तो वाटर सॉल्युबल बोल देंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रोटीन टर्सरी स्ट्रक्चर में ग्लोबुलर होती है, तो वाटर सॉल्युबल बोल देंगे। क्लियर है? अच्छा, अब सुनो सुनो, तो इसको फोल्ड करो। प्राइमरी फोल्ड होकर क्या बना? सेकेंडरी। अब सेकेंडरी फोल्ड होकर क्या बना? टर्सरी। अब टर्सरी को फोल्ड कर, देखो इधर सेकेंडरी को फोल्ड कर रहा हूं मैं। पुरानी एनसीईआरटी जो थी ना आपकी, उसमें ऐसा कुछ एक डायग्राम बना था टर्सरी के लिए, उसी को कॉपी कर रहा हूं मैं। टर्सरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर। अब सुनो, एनसीईआरटी हमारी कहती है कि टर्सरी स्ट्रक्चर अपीयर एज हॉलो वुलन बॉल। हॉलो ऊन के गोले की तरह दिखाई पड़ता है। टर्सरी स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल व्यू है प्रोटीन का। अरे भाई, जो जिस फॉर्म में पाया जाए वही उसका 3D व्यू होगा ना। तो हमारी मोस्ट ऑफ द प्रोटीन और एंजाइम सेल में पता है किस फॉर्म में पाई जाती है? टर्सरी फॉर्म में, इसीलिए उसे 3D व्यू बोलते हैं प्रोटीन का। लेकिन हमारी मोस्ट ऑफ द प्रोटीन और एंजाइम टर्सरी स्ट्रक्चर में ही क्यों पाई जाती है? क्योंकि जब प्रोटीन टर्सरी पर आता है तो उसमें छोटे छोटे पॉकेट बन जाते हैं, एक्टिव साइट। अरे तभी तो रिएक्शन कर पाएंगे ये। तो सेकेंडरी तक तो एक्टिव साइट था ही नहीं, तो फंक्शनल हो ही नहीं सकते थे। एक्टिव साइट पहली बार कब अपीयर हुआ? टर्सरी स्ट्रक्चर पर। इसीलिए हमारे मोस्ट ऑफ द प्रोटीन और एंजाइम सेल में किस फॉर्म में पाए जाते हैं? टर्सरी स्ट्रक्चर में। क्यों?
क्योंकि टर्शियरी स्ट्रक्चर पर ही उनमें एक्टिव साइट डेवलप हो पाता है और तब वो फंक्शन कर पाते हैं। तभी तो टर्शियरी स्ट्रक्चर को 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बोल रहा हूं प्रोटीन का। क्लियर है? मेन फोकस बॉन्ड पर है। तो सुनो, तो अब मैं इसको ये हिस्सा लेकर आ रहा हूं और ये इतना हिस्सा काट के अब मैं बाहर लेकर आ रहा हूं और इसके अंदर आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से बॉन्ड दिखेंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर। चलो देखते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर में दिखने वाले बॉन्ड्स। इधर देखना ध्यान से, इसको बाहर लेकर आया मैं, मान लो ये ऐसे यहां पर दिखाऊंगा। अरे प्राइमरी स्ट्रक्चर से चला आ रहा है पेप्टाइड बॉन्ड जो कि है कोवेलेंट बॉन्ड, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इन प्रोटीन। स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है ये प्रोटीन का। ठीक, दूसरा बॉन्ड चला रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर से। अरे सेकेंडरी में जो हाइड्रोजन बॉन्ड थे वो ये वाले थे ना, CONH, CONH ऐसे करके था ना, और फिर इन पेप्टाइड बॉन्ड के H और O के बीच बनता था हाइड्रोजन बॉन्ड, यही था। अरे ये तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बन गया था, लेकिन कुछ नए हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनेंगे, कुछ नए हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनेंगे। जैसे कि ध्यान देना, मान लो यहां पर एस्पार्टिक एसिड है। एस्पार्टिक एसिड में क्या था? CH2COH, एस्पार्टिक एसिड था ना ये। अच्छा, ये एस्पार्टिक एसिड था। मान लो यहां पर है सेरीन, CH2OH, सेरीन। देखो तो इधर H और इधर O के बीच बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सारे हाइड्रोजन बॉन्ड सेकेंडरी में नहीं बन जाएंगे, कुछ टर्सरी में भी बनेंगे। तो पेप्टाइड बॉन्ड हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड में। अब तीसरा लेकर आ रहा हूं, सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इन प्रोटीन, डाई सल्फाइड बॉन्ड। मान लो यहां पर अमीनो एसिड है सिस्टीन और यहां पर भी है सिस्टीन। तो SHSH ग्रुप बोले तो थायोल ग्रुप, दोनों के H हटा दो, दोनों के H हटा दो और बना दो ना डाई सल्फाइड बॉन्ड। ये तैयार हो गया डाई सल्फाइड बॉन्ड। ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है, सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है प्रोटीन का, सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है प्रोटीन का। पता है ये स्टेबलाइज करता है टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को। हो गया। चौथा लेकर आ रहा हूं, आयनिक बॉन्ड। यहां पर फिर से है एस्पार्टिक एसिड, फिर से कौन है? एस्पार्टिक एसिड। और इधर है लाइसीन, याद है 4 बार CH2 और फिर NH2, ये लाइसीन है। CH ने H प्लस छोड़ा, CO माइनस, और NH2 ने H प्लस लिया, NH3 प्लस। प्लस और माइनस अपोजिट चार्ज के बीच होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बनेगा आयनिक बॉन्ड। अपोजिट चार्ज ग्रुप के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण बना आयनिक बॉन्ड। हो गया। पांचवा बॉन्ड देखना जरा, इधर देखो, यहां पर है वैलीन अमीनो एसिड। कौन? वैलीन। हाइड्रोफोबिक, ये हाइड्रोफोबिक है या नहीं? अच्छा, यहां पर भी है वैलीन, हाइड्रोफोबिक। बेंजीन रिंग वाला ले आऊं, वो भी तो हाइड्रोफोबिक होगा। CH2 बेंजीन रिंग फिनॉल, OH वाला फिनॉल ग्रुप वाला, ये भी तो हाइड्रोफोबिक है।
तो सुनो, किसी प्रोटीन में जितने भी हाइड्रोफोबिक आर होते हैं, हाइड्रोफोबिक साइड चेन होते हैं, सब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, सब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं ताकि पानी से बचे रहे। लोग क्या सोच लेते हैं, आपस में जुड़ गए और नाम दे देते हैं हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, जबकि हाइड्रोफोबिक बॉन्ड जैसा कुछ नहीं होता। एक्चुअली हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन होता है। ये क्या है? हाइड्रोफोबिक बॉन्ड नहीं बोलना चाहिए, आप कुछ भी बोल लो, लेकिन आगे चलकर हाइड्रोफोबिक बॉन्ड नहीं बोलोगे, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन ही बोलोगे। तो ये पांचवा बॉन्ड है जिसे आप अभी छोटे हो, कुछ भी बोल लो चलेगा। हाँ बिल्कुल, बॉन्ड बोलो, इंटरेक्शन चलेगा, लेकिन आगे चलकर बॉन्ड नहीं बोलोगे, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन ही बोलोगे। क्या है ये? देखो क्या बोल रहा हूं। इट इज जस्ट aggregation of it is just aggregation of hydrophobic side chain. किस लिए? so as to keep themselves out of contact from water. तो ये एक्चुअली बॉन्ड ऑन नहीं है। किसी भी प्रोटीन में जितने भी हाइड्रोफोबिक साइड चेन होते हैं, सब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं ताकि पानी से बचे रहे। इसी को कुछ लोग हाइड्रोफोबिक बॉन्ड बोल देते हैं, लेकिन बोलना क्या चाहिए? हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन। क्लियर? तो टर्शरी स्ट्रक्चर में ये कुछ बॉन्ड मैंने बता दिए। नोट्स में ये डायग्राम 2 बार है, एक प्रिंटेड फॉर्म में, एक हाथों से बनाया हुआ। वो एक्चुअल में वो जो डायग्राम है ना प्रिंटेड में, वो एक ही बार में सारा आ जाता है। एक बार में इतना सब कुछ आ जाए तो लोग देख के घबरा जाए, ये क्या हो गया। इसीलिए हाथों से बना के दिखाना पड़ता है, एक एक बॉन्ड दिखाने पड़ते हैं, इसीलिए वो डायग्राम 2 बार है नोट्स में। क्लियर है? टर्शरी स्ट्रक्चर के बाद आता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, लेकिन उसके पहले मुझे एक चीज बतानी है, तब क्वाटरनरी बताऊंगा। क्या? कि प्रोटीन 2 तरह के होते हैं। एक है मोनोमेरिक प्रोटीन, एक है पॉलीमेरिक या मल्टीमेरिक या ओलिगोमेरिक प्रोटीन। क्या अंतर है इनमें? ध्यान से बिल्कुल, क्योंकि क्वाटरनरी यहीं से शुरू होगा। मोनोमेरिक प्रोटीन वो है जो बने हो केवल कंटेन ओनली 1 पॉलीपेप्टाइड चेन। ऐसे प्रोटीन जो केवल एक पॉलीपेप्टाइड चेन के बने हो, मोनोमेरिक। जैसे थिंक ऑफ लैकोपेरॉन वाली एंजाइम, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज, ट्रांसएसिटाइलेज, सब एक एक पॉलीपेप्टाइड के बने थे। मियोसिन, ये सब एक एक पॉलीपेप्टाइड चेन के बने हैं। लेकिन थिंक ऑफ हीमोग्लोबिन, 4 चेन, थिंक ऑफ इंसुलिन, 2 चेन। तो मल्टीमेरिक प्रोटीन वो है जो बने हो मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन, जो एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन के बने हो, मल्टीमेरिक या पॉलीमेरिक प्रोटीन है। सर ये बीच में क्यों ले आए? स्ट्रक्चर पूरा कर लिया होता। देखो वजह क्या है। जो प्रोटीन केवल एक पॉलीपेप्टाइड चेन का बना है, उसका फाइनल स्ट्रक्चर टर्सरी होता है, बस खत्म, आगे कुछ नहीं होगा उसका। जो प्रोटीन केवल एक पॉलीपेप्टाइड चेन का बना है, उसका फुल एंड फाइनल स्ट्रक्चर टर्सरी होगा, उसका क्वाटरनरी नहीं बनेगा। कैसा बोल सकता हूं? जो मोनोमेरिक प्रोटीन है उनका 3D स्ट्रक्चर टर्सरी स्ट्रक्चर है, क्योंकि उनका फाइनल टर्सरी ही है। लेकिन जो प्रोटीन एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन के बने हैं, इनका फाइनल स्ट्रक्चर क्वाटरनरी होगा। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर फाइनल स्ट्रक्चर है, लेकिन सभी प्रोटीन का नहीं,
सिर्फ मल्टीमेरिक प्रोटीन का। फिर से एक बार बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। जो प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड चेन का बना है, उसका फाइनल स्ट्रक्चर क्या है? टर्सरी। उसके आगे उसका कुछ नहीं बनेगा। मतलब जो प्रोटीन एक चेन का बना है, उसका 3D स्ट्रक्चर कौन है? टर्सरी। लेकिन जो प्रोटीन एक से ज्यादा पेप्टाइड, एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन का बना है, उसका फाइनल स्ट्रक्चर क्या है? क्वाटरनरी। मतलब जो प्रोटीन एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन का बना है, उनका 3D स्ट्रक्चर क्वाटरनरी होगा। जो फाइनल स्ट्रक्चर होगा वही 3D होगा। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर किन का 3D स्ट्रक्चर होगा? जो प्रोटीन एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड के चेन के बने। फॉर एग्जांपल इंसुलिन और हीमोग्लोबिन। समझ रहे हैं मेरी बात? अच्छा, तो टर्सरी तो बता दिया था मैंने, ये देखो क्वाटरनरी। टर्सरी स्ट्रक्चर के बाद आ गया क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इधर देखो, अरे फोल्ड होने का काम सिर्फ टर्सरी स्ट्रक्चर तक ही होता है, क्वाटरनरी में फोल्डिंग नहीं होती। तो फिर क्या होता है? इधर देखो ध्यान से। अब बताए, हमारा हीमोग्लोबिन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना है, 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन। अल्फा चेन में 141 अमीनो एसिड होते हैं, बीटा चेन में 146। अल्फा चेन में, हीमोग्लोबिन के अल्फा चेन में 141 अमीनो एसिड होता है और बीटा में 146 होते हैं। मान लो क्वेश्चन आ गया नीट में इस बार, एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन में कितने पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं? 4। क्वेश्चन आ गया कितने टाइप के पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं? 2। चेन तो 4 है लेकिन टाइप तो 2 ही है, अल्फा और बीटा। अच्छा सुनो, मैंने बोला क्वाटरनरी में कोई फोल्डिंग नहीं होती, इसका क्या मतलब है? देखो, जब हीमोग्लोबिन बन रहा था, 2 अल्फा और 2 बीटा चेन, दोनों चारों चेन क्या बनी? प्राइमरी। फिर चारों प्राइमरी फोल्ड होकर सेकेंडरी। अब चारों सेकेंडरी फोल्ड होकर टर्सरी। अभी फोल्डिंग चल रही है भाई, अभी फोल्डिंग चल रही है। देखो मैं ऐसे बना देता हूं, कुछ भी फोल्ड कर रहा हूं मैं, फोल्डिंग हो रही है टर्सरी। 4 चेन बनी थी प्राइमरी, फोल्ड होकर चारों बनी सेकेंडरी, चारों फोल्ड होकर बनी टर्सरी। फोल्डिंग चल रही थी, लेकिन अब फोल्डिंग नहीं होगी, अब सिर्फ असेंबल किया जाएगा। मतलब क्वाटरनरी में क्या करेंगे, टर्सरी तक तो फोल्ड हो ही चुके थे, अब इनको तरह तरह के बॉन्ड से जोड़ दो, इनको तरह तरह के बॉन्ड से जोड़ दो, लो बन गया क्वाटरनरी। हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, डाई सल्फाइड बॉन्ड, तरह तरह के बॉन्ड से जोड़ दो, लो बन गया क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। समझ रहे हो? इंसुलिन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना है और हीमोग्लोबिन हमारा 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 अल्फा और 2 बीटा। अगर कोई स्टेबिलिटी पूछे तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, उससे कम टर्सरी, उससे कम सेकेंडरी, सबसे कम प्राइमरी। अच्छा, कोई बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछे, बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछे, तो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड है ना, उससे कम डाई सल्फाइड बॉन्ड, उससे कम आयनिक बॉन्ड, उससे कम हाइड्रोजन बॉन्ड, और उससे कम हाइड्रोफोबिक बॉन्ड बोलो या इंटरेक्शन बोलो। समझ गए मेरी बात? अच्छा, तो ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात थी। अब क्या बताने, प्रोटीन का डीनेचुरेशन। स्ट्रक्चर के साथ क्या जोड़ना था मुझे? प्रोटीन का डीनेचुरेशन। हाँ हाँ, लास्ट टॉपिक है। अच्छा चलो, प्रोटीन का डीनेचुरेशन, इधर देखो जरा, ये रहा
कोई प्रोटीन हाईली फोल्डेड था, इसमें मैंने कर दिया ड्रास्टिक चेंज इन, क्या दे दिया इसको, ड्रास्टिक मतलब बहुत बड़ा चेंज इन पीएच, टेम्परेचर, प्रेशर, या सुनो, याद रख दिया हैवी मेटल के साथ, मतलब टॉक्सिक मेटल के साथ, या कोई टॉक्सिक सॉल्ट के साथ, या दे दिया एनर्जी रिच रेडिएशन, एनर्जी रिच रेडिएशन, इनमें से कुछ भी। तो पता है ये प्रोटीन अनफोल्ड होकर ऐसा हो गया, यही है डीनेचुरेशन, अनफोल्ड होकर ऐसा हो गया। तो अनफोल्ड हो गया इसका मतलब ये हुआ, अनफोल्ड हो गया इसका मतलब ये हुआ कि एक्टिव साइट खत्म, मतलब पहली चीज क्या देखने को मिलेगी, लॉस ऑफ बायोलॉजिकल फंक्शन, सही है। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर खुल के बन जाएगा टर्सरी, टर्सरी खुलकर सेकेंडरी, सेकेंडरी खुलकर प्राइमरी। हाँ, प्राइमरी स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड तो टूटेगा ही नहीं, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। ये भी पूछा जाता है कौन कौन से बॉन्ड टूटेंगे और कौन से नहीं टूटेंगे। तो वीक बॉन्ड टूट जाएंगे, कौन कौन से, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, ये टूट जाएंगे, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, अब बाकी बॉन्ड नहीं टूटेंगे। तो पता है कुछ लोग क्वेश्चन लेकर आते हैं, सर बिना डाइसल्फाइड बॉन्ड तोड़े प्राइमरी कैसे बना लोगे। लो मैं बनाता हूं, ये देखो डाइसल्फाइड अपने पास रखो तुम लोग, डाइसल्फाइड बॉन्ड संभाल के रखो, फिर भी प्राइमरी स्ट्रक्चर बन गया या नहीं। हाँ, कुछ हिस्सा फोल्डेड है ठीक है, लेकिन मैक्सिमम तो अनफोल्ड हो गया, समझे। हम खाना पकाकर इसीलिए तो खाते हैं, जब आप खाना खाते हो, देखो 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 देखो, जब फूड में प्रोटीन अभी पका हुआ नहीं है तो प्रोटीन कैसा है, ऐसे, जब हीट करोगे तो ये सारे खुल के ऐसे फाइबर फाइबर हो जाएंगे, तो इजी टू डाइजेस्ट हो जाएगा। ये ऐसे जल्दी डाइजेस्ट नहीं होंगे, इसीलिए खाने को पका के खाना चाहिए ताकि अच्छे से डाइजेस्ट हो सके, ठीक है भाई। अच्छा, अब करके क्या आना है वो सुन लो, करके आना है क्या वो सुनो आगे। सबसे पहला काम देखो, अपने साथ एनसीईआरटी 11th वाली रखना, नोट्स, वो मतलब कोई कॉपी कुछ लिखने उखने के लिए, कुछ बात लिखने की भी होंगी, नोट्स, मॉड्यूल, एनसीईआरटी तीनों रखो, फिर बाद में देखेंगे कि क्या ट्रेंड बनता है, क्या क्या रखना है, अभी तो तीनों रखो। और फोटोसिंथेसिस एक अकेला चैप्टर है प्लांट फिजियो में, जिसमें शुरू में ना कुछ कहानी है, आई मीन टू से वो साइंटिस्ट के नाम, एक बार एनसीईआरटी में जो भी साइंटिस्ट के नाम है उन्हें अच्छे से पढ़ के आना, ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े उन साइंटिस्ट में, क्योंकि हमारा मेन फोकस प्रोसेस पढ़ने में है ना। तो ये करके आना है, कल नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे फोटोसिंथेसिस। तो ऑनलाइन वालों बाय बाय। सेकेंडरी प्रोटीन, नॉन फंक्शनल, एंजाइम प्रोटीन दोनों एक ही चीज है, स्टेबिलिटी से सॉल्युबिलिटी आएगी पवन, ठीक है भाई, बाय बाय।